अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद अहमद खान एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सोच बताओ एमके। आज की वीडियो में हम लोग जो हैं ये चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज को कवर करेंगे, उसके एमसीक्यू और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं तफसील से करवा चुका हूँ पहले, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो और उसके साथ जो उसके नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे वेबसाइट का, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं और उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को तफसील से देखें, स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं आपको हर एमसीक्यूज़ में इंशाल्लाह तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। तो चले चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ पर आ चुके हैं। मैंने 4 एमसीक्यूज़ देखे हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम अगले 4 पर जाएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ को रीड करें तो वो कह रहे हैं हमें कि टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। अगर आपको याद हो कि जब हमने 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात की थी और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं था, कपल के केस में, मैं डायरेक्ट कपल की केस की बात करता हूँ, वहां पर हमने जो है इसको तफसील से डिस्कस किया था। पहले ये जो कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बार है लेट से, और इस पर एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, ठीक है, और इस पर एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, ये F1 है और ये लेट से F2 है। तो ऐसे केस में अगर कि मेरे पास यहाँ पर ये फोर्स लगती है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लेट से ये है, ठीक है, और ये सेम नहीं है, एक यहाँ पर H पर लग रही है और ये यहाँ पर H पर लग रही है, तो ये रोटेशन कॉज करेगी। तो ऐसे केस में हमारे पास जो है इसको हमने तफसील से डिस्कस किया हुआ है, बाय डेफिनेशन बात की थी हमने, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास कपल होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज में आपके पास कपल आएगा, क्योंकि अगर कि हम डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास जो 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास ये जो है ये कपल प्रोड्यूस करेंगे। स्टीयरिंग की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी, वो भी इसमें आती है आपके पास। तो ये और इसके अलावा जो है एक डबल आर्म स्पैनर की मैंने एग्जांपल दी थी। अगर कि आप लोगों को नहीं वो टॉपिक आता तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट करें, आपको इंशाल्लाह उसमें समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसको बता रहे हैं। अगर कि आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं साथ तो वेल एंड गुड, अगर कि बना ले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सही समझ में आ गया। तो ये पहले एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो मेरे पास कपल है, और ये इसकी रीजन है, ये जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट भी मतलब के करके दिखा दी है डायग्राम में फिजिकली। सही है। अच्छा जी, सेकंड है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। First of all, we have to recall head to tail rule. That what is head to tail rule? Head to tail rule हमारे पास एक ऐसा रूल होता है जिसमें हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड करते हैं, जिसमें हमने एक जो पहला वेक्टर होता है उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ना होता है। तो हम इसको लेट से इस तरह से, पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ लिया, फिर उसके बाद अगले वेक्टर को, तो इसमें हम बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, यानी कि हम इनफिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई हद नहीं है कि हम 2 वेक्टर को जोड़ें, 3 वेक्टर को जोड़ें, 4 वेक्टर को जोड़ें। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी वेक्टर या एनी वेक्टर हमारे पास है, हम बहुत सारे वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये यहाँ पर एनी नंबर आएगा, बिकॉज के हेड टू टेल रूल में आप जो है बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पर हमने एनी नंबर को टिक करना है या फिर इंसर्कल करना है। यहाँ पर इंसर्कल कर रहे हैं तो आप इंसर्कल करना है, मैंने टिक लगा दिया। अच्छा, अगले उसमें कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को समझाया था कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो है ये एक फोर्स है लेट से, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये लेट से फोर्स है, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक इसका ये कंपोनेंट होगा और एक इसका ये कंपोनेंट। एक इसका कंपोनेंट जिसको हम fx कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट इसको हम fy कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये fy हम लोग यहाँ पर अमूमन लिखते हैं बिकॉज ये इसके इक्वल होता है, y कंपोनेंट के साथ जो है पैरेलल होता है, तो हम कह सकते हैं y एक्सिस के साथ, सॉरी, तो हम कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट इसका fx और दूसरा कंपोनेंट इसका fy। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को इंसर्कल कर लेना है, ठीक हो गया। ये मैं इसको टिक करता हूँ कि ये वाज़ेह, टिक में से लगा रहा हूँ कि ये वाज़ेह हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Let me erase the diagram. ये जो डायग्राम है ये मुझे इरेज करना है। अच्छा, a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree. एक फोर्स है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है इस तरह से। पहले मैं इसको बना के बताया था। एक फोर्स है वो इस तरह से 30 डिग्री एंगल बना रही है बेस के साथ, लेट से, ठीक हो गया। अच्छा जी, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपके पास ये होता है, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी,
आपके पास ये जो एफ एक्स है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कैसे निकालते थे? अगर आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने जैसा पढ़ा था और आपको याद हो, तो वो हमने ये पढ़ा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स फाइंड करना है। आप याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा आपके पास एफ एक्स होता है और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास हमेशा एफ वाई होता है। बहुत स्टूडेंट इसको मिक्सअप कर देते हैं, तो मिक्सअप अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ही मतलब चेंज हो जाएगा और आपके एग्जाम में जो मार्क्स होंगे वो कट जाएंगे, बिकॉज के एफ एक्स में cos थीटा आता है, f cos थीटा, और एफ वाई में अब आपके पास f sin थीटा आता है। तो इन चीजों में आपने फर्क रखना है, अगर ये फर्क नहीं रखेंगे तो नुकसान कर बैठेंगे। कॉन्सेप्चुअली ये इस चीज को हमने याद रखना है और इस तरह हमने डिस्कस करते जाना है। अच्छा जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ कॉस, एफ की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर 10 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं इसको सर्कल नहीं करता क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे ये तो इसका आंसर इसका ना, चलो बिकॉज बोर्ड में जगह का थोड़ा समझते हैं, इसको मैं इस तरह से बाउंड्री बना देता हूँ। एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 न्यूटन है, ठीक हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, तो 10 मल्टीप्लाई कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में आप पुट कर लें और वहां पर आपको एक आंसर मिलेगा जिसको हम कहेंगे 0.866। मैं एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्टकट की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद रखते हैं, तो वो वीडियो आपको देखना लाजमी होगी। ठीक है, वो वीडियो में उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपके 9 क्लास में, 10 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के 6-7 चैप्टर्स हैं, वहां पर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में वो सारे काम आएंगे अगर कि आपको वो शॉर्ट कीज अगर याद आती है। मैं अब वीडियोस के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो वो जरूर बना दूंगा, तो वो आपको मिल जाएंगे कि cos 30 0.866 के बराबर होता है, cos 60 1/2 और 0.5 के बराबर, sin 30 0.5 और sin 60 0.866। वो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने की जो ट्रिक है उस पर वीडियो जो है वो आपने जरूर देखनी है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन प्रेस करने के साथ मिलती जाती है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो के तकरीबन मेरे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उसमें 43.8% ऐसे लोग वीडियो देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जो मुझे नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है, मतलब कि हम जब देखते हैं तो अफसोस होता है कि वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करके रखें। ठीक हो गया, तो इसमें आपको आने वाले वक्त में जितनी भी आपकी काम की वीडियोस हैं वो मिलती जाएंगी। डिटेल लेक्चर होते हैं मेरे, लेक्चर में शॉर्ट नहीं बनाता क्योंकि शॉर्ट में फिर समझ ही कुछ नहीं आती है, फायदा क्या बनाने का। डिटेल लेक्चर में कम से कम आपको समझ में आती है, तो आप जो है इसको तफसील से देखा करें। 1 घंटा या 40, 45, 55 मिनट जो है आराम से बैठ के देखें, तो इंशाल्लाह आपकी अगर क्लास में नहीं भी समझ आई तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो ये f cos थीटा, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने लेक्चर शुरू कर दिया। लेक्चर इसलिए जरूरी होते हैं कि बाद वक्त कभी कभार देने पड़ जाते हैं बच्चों को। अच्छा जी, 10 मल्टीप्लाई 0.866, तो इससे आएगा 8.66। राउंड ऑफ कर लो तो आपके पास जो है इस तरह से आंसर आता है, 866 आता है आपके पास। तो ये 8.7 वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ये डी ऑप्शन ठीक होगा। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे, 6 को जो है आप इसको राउंड करेंगे तो आपके पास 8.7 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जो है ये चौथे का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो आई होप कि आपको ये 4 MCQs जो हैं समझ में आ चुके हैं। और अब हम अपने मजीद जो 4 MCQs हैं, सॉरी कितने हैं टोटल मेरे पास, 8 MCQs हैं, 4 MCQs हम दोबारा अगली उसमें कर लेते हैं। तो चलें करते हैं अपने अगले 4 MCQs। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट 4 MCQs पर आ चुके हैं, मतलब कि 5 to 8 जो MCQs हैं वो रहते थे वो हमने लिख लिए। और अब हम इसको यूँ स्टार्ट लेते हैं कि जो फर्स्ट MCQ था वो मैं कह रहा है कि अ कपल इज फॉर्म्ड बाय कपल, जो कि पहला MCQ भी था आपके पास, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 फोर्सेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होता, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेज नहीं, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज इन द सेम लाइन। इक्वल फोर्सेज भी होती हैं, ऑपोजिट फोर्सेज भी होती हैं, लेकिन उनका जो लाइन है वो सेम नहीं होती। तो जो 4th MCQ है, जो 4th ऑप्शन है, सॉरी, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज नॉट इन द सेम लाइन, वो जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताई थी, तो वो यहीं पे आपके पास जो है फिट होती है। तो आप इसमें 4th ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सही हो गया। इसके बाद 6th MCQ है कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट, एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपकी इक्विलिब्रियम की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने तफसील से बताया था, उसमें आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी और जो एक कंसेप्चुअल लिंक थी, एक्सेलरेशन की एक बात भी बताई थी, तो वहां पर जाकर आप देख लें तो आपको वो तफसील से समझ में आ जाएगी। तो अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स
एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता आपके पास, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं, स्पीड इज यूनिफॉर्म आपके पास जो है। अगर कि स्पीड यूनिफॉर्म है तो बॉडी, एक कंडीशन तो ये होती है कि स्पीड यूनिफॉर्म में है तो ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भी यहाँ पर इनको बात करनी चाहिए थी कि एक बॉडी रेस्ट में भी होनी चाहिए। तो दोनों बातें अगर पूरी करते तो फिर हम बी ऑप्शन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं की। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर स्पीड इज यूनिफॉर्म तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के मुताबिक, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में दो बातें आती हैं, एक या तो रेस्ट में हो या फिर स्पीड यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर सिर्फ स्पीड यूनिफॉर्म की बात की हुई, लेकिन रेस्ट की बात नहीं की हुई, तो आप इस बी ऑप्शन को स्किप कर देंगे। स्पीड एंड एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म की बात नहीं, एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूस ही नहीं होता। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मस्ट जीरो होगा। इक्विलिब्रियम में हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट तब इक्विलिब्रियम में होता है जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां वो रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, और अगर कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो वो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास सही यहाँ पर कंसीडर होगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है। सही हो गया। तो इक्विलिब्रियम के टॉपिक में अगर भी कुछ आपके क्वेश्चन है वहां पर मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। 7th नंबर एमसीक्यूज है कि अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कब अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, आपके पास कब एक जो बॉडी है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है। ये स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में भी वीडियो बनाई हुई है। ये जो वीडियोस की मैं बात करता हूँ ये इसलिए करता हूँ कि आपको अगर के तफसील से समझना है तो आप वहां पर भी जाकर समझ सकते हो। इज एट हाईएस्ट पॉइंट, इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आपके पास वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट में होती है? नहीं, हाईएस्ट पॉइंट में तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, वो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है आपके पास, ठीक है। तो हम तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें। कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, हमने उधर एक बॉल की एग्जांपल दी थी और मैंने आपको 2 सर्कल भी बना के बताए थे वीडियो में कि उस लेक्चर में कि अगर आप उसको डिस्प्लेस करते तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है या उसकी जो हाइट है वो चेंज नहीं होती। और 4th ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम, नहीं, बॉटम में नहीं होती। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है कि जो उसकी जो हाइट होती है, जो आपके पास उसका डिस्टेंस सेंटर से वो चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आपके पास जो है जो उसका जो डिस्टेंस होता है, उसकी जो हाइट होती है वो सेंटर से चेंज नहीं होती। आप जो वो नई पोजीशन में भी जाती है तो उसकी वही हाइट और वही डिस्टेंस रहता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार्स को कैसे स्टेबल बनाया जाता है? तो हमने स्टेबिलिटी के लेक्चर में इसको तफसील से डिस्कस किया हुआ है, आपको अगर नहीं है तो वो लेक्चर भी आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें यह है कि स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, अगर के किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस वाइड है तो वो स्टेबल है। दूसरा, अगर के उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो है तो वो स्टेबल है। 2 बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इंक्रीजिंग देयर स्पीड नो, डिक्रीजिंग देयर मासेस नो, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है कि अगर उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको लो करते हैं तो वो हमारे पास स्टेबल बन जाता है। डिक्रीजिंग देयर वेट, डिक्रीजिंग वेट तो बढ़ाने से वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे करीब ऑप्शन है वो आपके पास लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि आप जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करते हैं तो ये आपके पास जो ऑप्शन है बिल्कुल सेट होगा, इस पर सूटेबल है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज इसमें थे और जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर जाएंगे जो कि एमसीक्यू जो हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किए थे, मतलब कि आपके पास जो है इनडायरेक्टली हमने वहां पर बातें की थी, लेकिन यहाँ पर उसको डायरेक्टली हमने टू द पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि वो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। तो चले चलते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, 4.10 में हमें कह रहे हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल बताएं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में हो, लेकिन हम कहेंगे वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। फिर चलते हैं अपने बैक कंसेप्ट पर कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली में है क्या। इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है कि अगर के कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। और अगर कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है तो उस केस में भी हमारे पास जो है उस पर नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। याद रखिएगा, नेट फोर्स 0 होने का मतलब यही होता है कि एक्सेलरेशन 0 है, जैसे कि मैं एमसीक्यूज में भी तफसील से बता चुका हूँ। तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पल्स मैं बुक वाली उठाऊंगा कि अगर के एक कार जो है लेवल रोड पर जा रही है, कोई एक रोड है बिल्कुल स्मूथ लेवल्ड है, आपके पास उस पर कार जा रही है तो उसका जो है उसका जो स्पीड है सॉरी उसमें चेंज नहीं आएगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होगी, तो वहां पर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा और एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये है हमारे पास एक
आसान सी एग्जांपल जो कि बुक में दी हुई है। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि जो हमारे पास एरोप्लेन होता है हमारे पास, ठीक है, हवाई जहाज होता है, तो वो भी इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल होती है जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है। ये पेज नंबर 97 पर इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, मैं आपको नीचे नोट्स में भी दूंगा, लेकिन अगर कि कोई पेज नंबर 97 में इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स उठाना चाहता है तो वेल एंड गुड, आप वहां से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन की एग्जांपल होगी, जो कार एक लेवल रोड पर जा रही होती है उसकी एग्जांपल भी होगी। इसके साथ साथ अगर के एक पैराट्रूपर आपके मतलब के जब आ रहा होता है हवा में, तो ऐसे केस में हमारे पास जो है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो हम ऐसे केस में कहते हैं कि वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है लेकिन मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई, जिसमें 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, तो आप तीनों को यहाँ पर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4.10 का आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब हमें 4.11 को समझने से पहले हमें 4.12 को समझना होगा, क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.12 जो है, इसका कंसेप्ट 4.11 में एक्सप्लेन होता है, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा कि इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो पहले हम 4.12 को पढ़ लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहे हैं कि अगर के किसी ऑब्जेक्ट पर सिंगल फोर्स लगती है तो उसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती, उसकी क्या रीज़न है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि जब हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, डायनामिक्स में, कि जब कभी भी एक सिंगल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और इक्विलिब्रियम के केस में आपने ये याद रखना है हमेशा कि आपके पास एक्सेलरेशन 0 होता है। अब जाहिर सी बात है, जब एक सिंगल फोर्स लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो ऐसे केस में हमारे पास उसको अपोज करने के लिए, यानी कि इस फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए दूसरी फोर्स भी चाहिए होगी, जिसमें एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे, तो आपके पास जो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। तो ऐसे केस में हमारे पास जब सिंगल फोर्स लगेगी तो उसको तो अपोज करने के, उसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम इस पर जब सिंगल फोर्स लगाएंगे तो सिंगल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी एक सिंगल फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास यही होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं 4.11 में। 4.11 में हमें कह रहे हैं कि थिंक अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर आते हैं 2 किस्म के लोग, ठीक है, सीधी सी जो बात है। एक लोग कहते हैं इट इज़ पॉसिबल, और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरा मानना यह है कि मैं कहता हूँ इट इज़ पॉसिबल, और कुछ जो लोग कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, मैं उसकी रीज़न भी देता हूँ कि वो क्यों कहते हैं। पहले नंबर पर मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि जब आपके पास एक बॉल को मैंने वर्टिकली ऊपर फेंका, ठीक है, जब आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं फिजिक्स में कि कुछ देर के लिए वो बॉल जो है रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, कुछ देर के लिए वो रेस्ट में आ जाता है। और चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है। अब थोड़ी सी बातें आपकी हायर लेवल की होंगी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे केस में जब आपके पास जब वो बॉल हायर लेवल पर चला जाता है तो उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है ना। वेट जो हमने पढ़ा था कि वो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो वेट क्या है, एक फोर्स है, और इसी वेट की फोर्स की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी भी आगे जाके mgh निकालेंगे, वो आगे चैप्टर नंबर 6 में मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको। लेकिन बात यह है कि जब ये सिंगल फोर्स लग रही है उस बॉल पर वर्टिकली, तो सिंगल फोर्स की वजह से अब ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि जब सिंगल फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट का, मतलब कि mg है, तो g क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, कुछ देर के लिए रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसका जो वेट है वो उस वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, जो कि मैंने नीचे क्वेश्चन को पहले इसलिए बताया था कि वहां पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही होती है। गॉट इट। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल ये होती है कि सिंपल पेंडुलम। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे या फिर आप में से किसी ने देखा भी होगा, पेंडुलम इस तरह होता है, ठीक है। लेट्स से ये पेंडुलम की वाइब्रेशन है, यहाँ से वो होता हुआ इस तरह से जाता है। तो ऐसे केस में
ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर हम यही समझते हैं कि कुछ देर के लिए वो रुक जाता है, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पर जब वो रेस्ट में होता है तो उसका वेट क्या होता है, वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो है, कुछ देर के लिए रेस्ट में है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, जो कि एक वेट है, उसका वेट है, और वेट हमारे पास एक फोर्स है। अब जो दूसरे लोग आते हैं हमें उनकी बात भी सुन लेनी चाहिए कि वो कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल क्यों कहते हैं? वो इम्पॉसिबल इसलिए कहते हैं कि हमने जैसे कि पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो तमाम नेट फोर्स जब हम इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और वो इक्विलिब्रियम में ना हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है और हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को ऊपर वाली बात से रिलेट नहीं करते, और जब वो रिलेट नहीं करते तो वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको कुछ नोट्स, कुछ ऑथर्स, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि बस एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो उसको लाजमी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और वो अगर के रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये एक इम्पॉसिबल केस है। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी है एक बॉल की और एक पेंडुलम की, तो ऐसे केस में उनका वेट तो अगर कि हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाता है, पोजीशन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जब हमारे पास वो रुक जाएगा तो हमारे पास उस वक्त उसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि वेट एक फोर्स है, और जब सिंगल फोर्स उस वक्त एक्ट कर रही है, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्योंकि मैंने ये सेकंड वाली बात जो है इस क्वेश्चन के साथ रिलेट इसलिए की थी कि मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मतलब कि कॉन्सेप्चुअली समझा दूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाकर आप इसी बात को जो है, मेरी बात को ही आप कंसीडर करेंगे, वहां पर आप मेरी इसी बात को प्रोसीड करेंगे। लेकिन जो लोग इसको कहते हैं इम्पॉसिबल, तो वो बस आपको सिर्फ इसी बुक के और इसी डेफिनेशन के मुताबिक ही बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसको परफेक्टली आंसर दें, यानी कि जो इसका कॉन्सेप्ट पूरा रिलेटेड, मतलब कि सही जो कॉन्सेप्ट है उस पर आप इसको आंसर करें, इस क्वेश्चन को थिंक अबाउट वाले को, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें मैंने ये आंसर दिया। अगर के कोई स्टूडेंट कहते हैं नहीं भाई हम इम्पॉसिबल लिखना चाहते हैं, तो मैंने इम्पॉसिबल भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ। आप इम्पॉसिबल लिखने आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन जो सही अथेंटिक जो इसका आंसर है वो इसका पॉसिबल वाला आंसर है, जिसको मैंने आपको बॉल वाली एग्जांपल और एक पेंडुलम वाली एग्जांपल दी है। अब कमेंट्स में जाके ये ना कह देना कि सर आप तो क्या कौन सी बातें कर रहे हैं। मेरा काम ये देखो, जिस तरह मैंने सही पढ़ा हुआ है, ठीक है, कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है, मैं आपको चाहता हूँ कि जितनी बातें मुझे पता है मैं आप तक सब पहुँचा सकूँ। तो मेरा मानना ये है, अब लेना या ना लेना वो आपके अपने हाथ में है। तो मैंने दोनों केसेस बता दिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाज़ बच्चे होते हैं वो दो नोट्स उठा लेते हैं, दोनों, एक में पॉसिबल लिखा है एक में इम्पॉसिबल लिखा है। तो वो किस वजह से, जो पॉसिबिलिटी है वो इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की वजह से है, और जो इम्पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ महदूद बात की हुई है, एक रिस्ट्रिक्टेड बात की हुई है। लेकिन आप जब आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो बैचलर में आप जाएंगे HRK, जो कि मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी लेक्चर में बताया था कि वहाँ पर आपके पास जो है ये जो मैंने बातें की ये सारी की सारी प्रूफ होती हैं। तो इसलिए आपको जो मैंने पेंडुलम और बॉल वाली एग्जांपल दी, तो अगर आपको लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों क्वेश्चन हो गए। लास्ट वाला है कि वाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो व्हीकल्स होती हैं उनकी हाइट को कम क्यों रखा जाता है, ये सवाल है। तो ये मैंने पहले ही बताया था और ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पेज नंबर 102 पर आपके पास जो है मार्कर गिरे बिना मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता। पेज नंबर 102 पर है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, दिस लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। पहले नंबर पर जो स्टेबिलिटी होती है, वो जो पहले मैंने MCQ में एक्सप्लेन की, दोबारा कर देता हूँ। स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहले नंबर पर अगर कि आपके पास उसकी हाइट लो है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियस ही बात है कि वो हमारे पास लो हो जाएगी, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपके पास वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट लो एज पॉसिबल, बिकॉज कि आपके पास उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब कि आपके पास ऐसे करने से जब हाइट कम होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी तो आपके पास जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो जो है हमारे पास स्टेबल कार होगी। यानी कि टर्न्स वगैरह लेते वक्त अगर के तेज़ी से जा रही है, स्पीड में जा रही है और वो टर्न लेती है तो उसके उलटने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कम होती है। तो ये क्वेश्चंस कुछ थे जो कि मैंने आंसर
जो मैंने चाह रहा था कि मैं आपको दे दूं। बाकी सब तो मैंने जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन किए हैं और आप लोगों को वो सब तकरीबन आते भी हैं। और अगर किसी को कोई मसला है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर्स को देख सकता है, जो अगर कि मेरे से कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि मैंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं और एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने तफसील से समझा दिए। सिर्फ इस क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, अक्सर आता है, क्योंकि मैंने एक दो चैनल भी यूट्यूब पे सर्च किए थे, उन्होंने कहा था कि इट्स इम्पॉसिबल, तो वो एक महदूद बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है और आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसमें मिलता जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि हमें इसकी ज़रूरत कब कब और कहाँ ज़रूरत इसकी होती है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, यानी कि तमाम फोर्सेस का सम अगर के ज़ीरो है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर के हम इसकी बात करते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की, तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि आपको ये डायग्राम जो है, मतलब कि ये 4.30 ए पार्ट जो है वो और 4.30 बी पार्ट जो है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अगर मैं फर्स्ट वाली डायग्राम को देखूं तो इसमें कह रहे हैं कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, अगर कि मेरे पास एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, मतलब कि राइट साइड पर, एक फोर्स जो है मेरे पास लेफ्ट साइड पर लग रही है, तो ऐसे केस में मेरे पास जो है ये एक्शन और ये रिएक्शन, या फिर आपके पास जो दो फोर्सेज इनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पर तमाम जो फोर्सेस का जो इफेक्ट है, नेट फोर्स जो इस पर एक्ट कर रही है, वो हमारे पास ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं, यानी कि जो 4.30 बी पार्ट है, इसको देखूं तो ये अगर कि मैं इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, मतलब कि देखें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर, मतलब कि ये एक सेम लाइन ऑफ एक्शन है। और अगर कि मैं मतलब कि इसकी जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर नीचे ले आऊँ और एक पॉइंट जो है वो सेंटर से उठा के ऊपर ले आऊँ, तो ऐसे केस में मेरे पास देखो ये एक पॉइंट ऑफ एक्शन और ये पॉइंट ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, एक ही लाइन के अलोंग है हम आपके पास। लेकिन अगर आपके पास इस पॉइंट ऑफ एक्शन को उठा के मैं नीचे ले आऊँ और इसको उठा के मैं ऊपर ले आऊँ, तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सेम नहीं रहता। अब आप क्या करेंगे कि जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको पुल करेंगे और यहाँ से इसको पुल करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देगा। जिस वक्त ये रोटेशन स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर हमारे पास जो है टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए हमें जो है इस सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी कहानी इस तरह से एक्सप्लेन की हुई है, मैंने जो आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। F1 और F2 की जो पॉइंट ऑफ एक्शन की बात की है, जो एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास रोटेशन आना शुरू हो जाती है और हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक नई कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम है, जिसमें हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर कि मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, इसकी स्टेटमेंट ये होगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस, मैं इसको लिख लेता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो आपको मैंने इसकी बेस बता दी और ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, जो कि बुक में भी दी हुई है और आपको आई होप कि समझ आ चुकी है। इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी, ये इसको लाइन लगा लेते हैं, a body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero. Acting on it is zero. is नहीं लिखा था, ये इसको मैं is लिख देता हूँ, ठीक है। जीरो मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, सिग्मा लगाएंगे और टॉर्क का जो सिंबल होता है, ये टॉर्क कहते हैं इसे, और आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस
A body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is 0. अगर कि आपके पास जो रिजल्टेंट है तमाम मतलब कि टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि लेट्स से टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 आपके पास एक्ट कर रहा है और इसका जो रिजल्टेंट है सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम होती है जिसमें आपके पास सम ऑफ ऑल टॉर्क जो है वो इक्वल टू 0 होगा। और ये आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुका है और इसमें मज़ीद कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस इसमें समझने वाला यही पॉइंट है कि अगर आप इसका पॉइंट ऑफ जो एक्शन है यानी कि फोर्सेस का वो अगर आपके पास सेम नहीं हो, एक लाइन के मतलब के अलोंग ए द सेम लाइन ना हो, तो आपके पास ये कंडीशन आती है और इसमें रोटेशन आना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल मैं इस रूबिक्स क्यूब से देता हूँ। इस रूबिक्स क्यूब को मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प आउट करता है हर लेक्चर में, यानी कि कोई ना कोई रिलेशन निकल ही आता है इसके साथ। अगर मैं इसके यहाँ पर एक धागा बांधूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग बांधूँ और एक यहाँ पर स्ट्रिंग बांधूँ, तो मैं दोनों साइड से जिस वक्त इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरह से, देखो ये मेरे पास जो है स्ट्रिंग्स नहीं है, तो इसको बस समझ लो कि यहाँ से सेंटर से, देखो सेंटर वाले पीस से मैं अगर एक स्ट्रिंग बांधता हूँ और ये येलो के सेंटर वाले पीस से बांधता हूँ, तो ऐसे केस में मेरे पास जो है अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो ये मोशन ये नहीं करेगा, यानी कि हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी लेट से कि ये जो पॉइंट है मतलब कि पॉइंट ऑफ एक्शन जो फोर्स का है वो यहाँ पर मतलब कि इस पॉइंट पर ले आऊँ, इस वाले पीस पर, और यहाँ से जो ये है मतलब कि जो पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्स का था वो मैं नीचे ले आऊँ, तो जब मैं फोर्स को इधर से अप्लाई करूँगा यानी कि पुल करूँगा और यहाँ से पुल करूँगा, तो ये ऐसे केस में ये मेरे पास इस तरह से रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो ऐसे केस में आपके पास जो है ये सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब भी टॉर्क का नेम आए ना, मतलब टॉर्क का नाम आए, तो आप समझ लें कि ये हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है हमारे पास तब हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा जब हमारे पास टॉर्क इक्वल टू 0 होता है। नेट टॉर्क यानी कि तमाम का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आएगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल हम 3-3, 4-4 इस तरह यानी कि पीस वाइज करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।